नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जस्ट नॉलेज पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी तरह अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी को प्रारंभ कर रहे हैं और उसमें यह हमारा पहला अध्याय होगा जिसका नाम है संसाधन। तो अभी तक ज्योग्राफी के हम लोगों ने क्लास 6 की, क्लास 7 की और क्लास 11 की जो दोनों एनसीईआरटी हैं उनको डिस्कस कर लिया है। यानी कि ज्योग्राफी की क्लास 6 की, क्लास 7 की, क्लास 11 की एनसीईआरटी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और आज से हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर के 8 से 10 अध्याय हैं जिनको हम बारी बारी करके समाप्त करेंगे। बहुत ही बड़े अध्याय नहीं है, ये सब छोटे छोटे अध्याय हैं, लेकिन इनका महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। कुछ ऐसे तथ्य आपको जानने को मिलेंगे जिनके बारे में आप लोग अक्सर सुनते होंगे। हो सकता है उन तथ्यों को लेकर के आपके मन में डाउट होता हो, या जो आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, करंट अफेयर में इन सारे तथ्यों को आप लोगों को सुनने को मिलता होगा। बेसिकली हम लोग बात करें पर्यावरण की, पर्यावरण से रिलेटेड जो करंट होते हैं, या ज्योग्राफी से रिलेटेड जो करंट होते हैं, या जो हमारे विश्व की बहुत सारी संस्थाओं से रिलेटेड करंट होते हैं, उनमें आपको इन तथ्यों को सुनने को मिलता होगा। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि इन सारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। छोटे छोटे वीडियो होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, और इनमें मैं आपको सारे तथ्यों को क्लियर करते हुए चलूँगा। फिर आपसे एक वही बात कि अगर आपको किसी भी तथ्य को लेकर के कोई डाउट होता है, कोई संदेह होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है। आप मेरे सामने तो बैठे नहीं होते हैं कि जिससे मुझे पता चले आपका चेहरा देख के कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे या लाइक करेंगे तो उससे मुझे पता चलता है कि शायद आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह अध्याय। तो इसका नाम है संसाधन, जिसे हम लोग कहते हैं रिसोर्स। तो संसाधन क्या होता है? यहाँ पर कहानी के माध्यम से संसाधन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। मोना राजू जो अपने घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे हैं, उनके बारे में उन लोगों ने संसाधन के बारे में थोड़ा सा देखा है। तो जो मोना और राजू अपने घर में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कपड़े की बात करें, हम लोग बर्तन की बात करें, अनाज हो गए, या अन्य बहुत सारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं देखते हैं। तो वह लोग पूछते हैं अपनी अम्मा से कि अम्मा ये क्या है? तो अम्मा क्या कहती हैं कि ये सारी वस्तुएं संसाधन हैं। तो बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है उनके मन में संसाधन। अब आप ही घर में अपने छोटे छोटे जो भाई बहन हैं या अन्य लोग हैं उनसे कहेंगे कि संसाधन, तो उनके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि आखिर में ये संसाधन होता क्या है। तो संसाधन की अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, उन सारी वस्तुओं को हम लोग कहते हैं संसाधन। तो संसाधनों को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है और अलग अलग उनके वैल्यूज होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितनी चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं उन्हें हम लोग संसाधन कहते हैं। हालांकि संसाधन मानव निर्मित भी हो सकते हैं, या कुछ चीज़ों को और हम लोग डेवलप करके भी संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो संसाधन, कोई वस्तु संसाधन कब बनती है? अब राजू के मन में एक सवाल आ गया। राजू ने पूछा कि अम्मा अम्मा ये बताओ कि कोई वस्तु संसाधन कब बनती है? तो अम्मा अब उसे बता रही है कि कोई वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। जब किसी वस्तु का कोई मूल्य होता है तो उसी अनुसार वह संसाधन बनती है, और उस वस्तु का मूल्य कितना ज़्यादा होगा उसके अनुसार वह संसाधन मूल्यवान होता है। तो संसाधनों की अगर हम लोग बात करें तो मूल्य का अर्थ महत्व होता है। किसी वस्तु का कितना महत्व है उसी के आधार पर उसे हम लोग संसाधन का दर्जा देते हैं। जैसे कुछ हमारे संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी विभिन्न धातुएं मिलती हैं, जैसे हम बात करें लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो इन सारी धातुओं का मूल्य होता है। तो इन्हें हम लोग कह सकते हैं आर्थिक मूल्य वाले संसाधनों की श्रेणी में। लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं, जैसे आप लोग पहुंच जाए जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में जो वहाँ पर आपको विशाल पर्वत दिखेंगे या बहुत सारी मनोरम दृश्य दिखेंगे, उन संसाधनों का कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। चाहे हम लोग धातुओं की बात करें या मनोरम रमणीय स्थलों की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। अब अगर हम लोग क्या नाम है, संसाधनों की बात करें तो संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आप लोगों ने
पेटेंट के बारे में सुना होगा। अब पेटेंट होता क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पेटेंट मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसने कोई नया आविष्कार किया या कोई मेडिसिन बनाई। अब क्या हुआ कि जो मेडिसिन इसने अभी बनाई है, इस मेडिसिन में जो एलिमेंट इसने यूज किए हैं, जिनकी मदद मदद से इस मेडिसिन को बनाया गया है, उसके माध्यम से ये कंपनी पेटेंट का दर्जा ले सकती है अपने इस मेडिसिन के बारे में। तो इससे क्या होगा कि इन सारे तथ्यों को यूज करने के बाद में इस मेडिसिन को केवल यही कंपनी बना सकती है, अन्य कोई कंपनी इसको नहीं बना सकती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पेटेंट। जैसे मैंने आपको डेली न्यूज एनालिसिस के वीडियो में बताया है जियोग्राफिकल टैग के बारे में, जो हमारा होता है भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक मुख्य रूप से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के किसी पर्टिकुलर उत्पादन को दिया जाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो हमारी वहाँ की मशहूर चीज़ होती है, उसके नाम को यूज करके कोई अन्य व्यक्ति अपने सामानों को उस नाम से नहीं बेच सकता है। ठीक उसी प्रकार से होता है हमारा पेटेंट, यानी कि किसी प्रकार का कोई विचार हो गया या किसी प्रकार का कोई आविष्कार हो गया, उस पर उस आविष्कार को खोज करने वाली या उस विचार का सृजन करने वाली कंपनी का ही उस पर अधिकार होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं पेटेंट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अगर हम लोग आगे थोड़ा सा बात करें, संसाधनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमारा हो सकता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा हो सकता है हमारा मानव निर्मित संसाधन। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा संसाधन और होता है जिसे हम लोग कहते हैं मानव। हम लोग अगर स्वयं की बात करें तो हम लोग स्वयं को भी संसाधनों की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। पहले हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो वह सारे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जो डायरेक्टली हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। और इस तरह के संसाधनों में हम किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करते हैं। जैसे हमें मिलता है क्या प्रकृति से, हमें हवा मिलती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, हमें नदियों और झीलों का जल मिलता है, मृदा और खनिज मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही रखते हैं। और अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करें तो इन प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वह दो भाग कौन से होते हैं? एक हमारा हो गया वास्तविक संसाधन और दूसरा हमारा हो गया संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधनों की बात करें तो वह सारे संसाधन जिनकी समाप्त होने की संभावना कम होती है, ठीक है, जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है और उसी के अनुसार उसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे जर्मनी के रूर प्रदेशों में कोयले जो मिलता है, पश्चिम एशिया में खनिज तेल मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संसाधन भी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनकी मात्रा लगभग ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधनों के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो वास्तविक संसाधन होते हैं हमें इनकी मात्रा लगभग ज्ञात होती है। तो इसी तरह के कुछ संसाधन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में जो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, ये सारे हमारे वास्तविक संसाधन हैं। अब हम लोग अगर आगे बात करें संभाव्य संसाधन के बारे में, तो वह सभी संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इस समय वर्तमान में इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उन्हें हम लोग रखते हैं संभाव्य संसाधनों की श्रेणी में। तो इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, उसे हम लोग रख सकते हैं संभाव्य संसाधनों की श्रेणी में। जैसे जो हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ लद्दाख रीजन में पाए जाने वाला यूरेनियम होता है, इसे हम लोग संभाव्य संसाधन कहते हैं। उसी प्रकार से जो 200 वर्ष पूर्व चलने वाली हवाएं थी, जैसे प्राचीन समय में, आज से मान लीजिए आप लोग 2 वर्ष पहले के बारे में बात करें तो उस समय जो हवाएं चलती थी वो उस समय एक संभाव्य संसाधन थी, क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा था। लेकिन वर्तमान में क्या वह संभाव्य संसाधन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्हीं हवाओं की मदद से हम लोगों ने पवन चक्कियों का निर्माण कर लिया है और इसके माध्यम से हम लोग ऊर्जा का निर्माण भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे बात करें तो जो हमारे पवन फार्म होते हैं तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर, ये हमारे पवन चक्की देखे जा सकते हैं। अब हम लोग फर्दर इसको और डिवाइड करते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों की श्रेणी में भी बांट सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बात करें तो इसे हम लोग नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय संसाधनों में
बांट सकते हैं। तो आइए अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं अजैव और जैव संसाधनों के बारे में, तो वह सारे संसाधन जो सजीव होते हैं उन्हें हम लोग रखते हैं जैव संसाधनों की श्रेणी में, और वह जो संसाधन हमारे निर्जीव होते हैं उन्हें हम रखते हैं अजैव संसाधनों की श्रेणी में। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है उसे हमें जानना है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे नवीकरणीय संसाधन होते हैं वह संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं और पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जैसे हमारा जो सौर ऊर्जा है, जो हमारा सूर्य से मिलने वाली रोशनी है, ये हमारी नवीकृत संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जो हमारी पवन चक्कियां चलती हैं, जो हमारी एयर से मिलने वाली एनर्जी होती है, उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। लेकिन जैसे देखिए, नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि ये जो संसाधन होते हैं ये रीयूजेबल होते हैं, यानी कि इन्हें पुनः प्रयोग में किया जा सकता है। जैसे हमारी सौर ऊर्जा ये लगातार हमको मिलेगी, हमारी पवन ऊर्जा ये हमें लगातार मिलेगी। लेकिन कुछ हमारे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनको अगर हम लोग हद से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये समाप्त होने की कगार पे आ सकते हैं। कैसे? जैसे जल की बात करें, अभी आपको पता होगा कि हमारे जो सेंट्रल वाटर बोर्ड अथॉरिटी है उसने एक सर्वे किया है, तो उससे पता चला है कि हमारे देश में 30% स्थान ऐसे हैं कि जहां पर भूमिगत जल का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अधिकाधिक मात्रा में जल का उपयोग किया जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग मृदा को अच्छे से संरक्षित नहीं करेंगे तो मृदा अपरदन के जरिए हमारे बहुत सारी जो मृदा है वो सागर में चली जाएंगी। उसी प्रकार से अगर हम लोग वनों को लापरवाही से उपयोग करेंगे, यानी कि वनों की कटाई करेंगे अंधाधुंध, तो इस स्थिति में भी हमारे ये संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से जल हमारा जो है वो असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जाना नवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में। आगे अगर हम लोग बात करें अनवीकरणीय संसाधनों की, तो वह संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं और ये एक बार यूज कर लेने के बाद में ये पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें हम लोग रखते हैं अनवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में। जैसे कोयला हो गया, तो कोयला आपको पता होगा कि हमारे जो पूरे विश्व में कोयला पाया जाता है उसका निर्माण हुआ था जो हमारे बड़े बड़े पेड़ पौधे थे प्राचीन समय में, उनकी जमीन के नीचे दब जाने के कारण। उसी प्रकार से जीव जंतुओं के दबने से पेट्रोलियम पदार्थों का भी निर्माण हुआ था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका जो निर्माण हुआ है वह काफ़ी लंबे समय में हुआ है। तो इनकी जो मात्रा है वह भी एक निश्चित मात्रा है, और अगर हम लोग इनको खर्च करते हुए जाएंगे इसी तरह से तो इन्हें हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें हम लोग अनवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करें, तो आगे हम लोग देखते हैं मानव निर्मित संसाधनों के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा प्राकृतिक पदार्थ होता है तब संसाधन बन जाता है जब उसका जो मूल रूप होता है उसे हम लोग बदल देते हैं। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी बताया था, जो इकोनॉमिक्स हम लोग क्लास 10th की डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र में जो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं उसको हम लोग और ज़्यादा प्रसंस्कृत करने के बाद में उसको और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे संसाधन मिलते हैं, जैसे हम लोगों ने लौह अयस्क उस समय संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था, यानी कि लौह अयस्क का वैसे हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जब उससे हम लोग लोहा बना लेते हैं तो लोहे का बहुत सारा उपयोग हो जाता है, जैसे पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन या वाहन बनाने में। तो ये सारे मानव निर्मित संसाधन कहे जाते हैं, यानी कि वह सारे संसाधन जिनका उस समय कोई उपयोग नहीं होता है लेकिन मानव के द्वारा उसमें कुछ विशेष चीज़ें करने के बाद में उन्हें हम लोग यूज कर सकते हैं, उन्हें हम लोग मानव निर्मित संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक टर्म आपको देखने को मिलेगा मानव संसाधन। तो क्या हमारे जो मानव होते हैं ये भी एक संसाधन है? जाहिर सी बात है, यह एक शोध का विषय है, यह एक डिबेट का विषय है कि क्या हम लोग मानव को भी संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मानव को संसाधन भी मानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानव को संसाधन नहीं मानते। मैंने आपको बताया कि यह एक डिबेट का विषय है, लोगों को इसके विषय में काफ़ी ज़्यादा मतभेद है, लेकिन आप यह मान सकते हैं कि मानव जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग का यूज करने के बाद में जो भी चीज़ें हमें
मिलती है प्रकृति से, उनको अपनी ज़रूरत की संसाधनों में चेंज कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझा संसाधनों के बारे में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं संसाधन संरक्षण के बारे में। तो संसाधन संरक्षण के बारे में इतना खास हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन सतत पोषणीय विकास के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सतत पोषणीय यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। जीवन के सभी रूपों का आदर करिए और देखभाल करिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम किया जाए, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन किया जाए और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में एक सम्मेलन हुआ है जिसमें यह बात की गई है कि जो हमारे देश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं या हमारे विश्व में जितने भी संसाधन मिलते हैं, उन सारे संसाधनों को इस प्रकार से यूज किया जाए कि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हैं उनके लिए भी वो शेष बचा रहे। जैसे अगर हम लोग अत्यधिक मात्रा में कोयले का प्रयोग करेंगे या ईंधन का प्रयोग करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये शेष नहीं बचेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था संसाधन के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। कुछ ज़्यादा खास इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, कुछ नोट करने वाली चीज़ें नहीं थी, बस आपको थोड़ा सा आइडिया देना था संसाधनों के बारे में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपने अपना समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।